Welcome guys. Today we move to synthesis वाक्य संश्लेषण to combine the sentences into one sentence। आप जानते हो कि जब हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं तो कभी सिंपल सेंटेंस बनता है, कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है, कभी कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हमें एनडीए एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसी 12 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है, सीडीएस और एनडीए का। ये जो एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो पेपर है, आप जानते हो कि सीडीएस में 100 मार्क्स का आता है, जबकि एनडीए में 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आता है। और इंग्लिश के पेपर की जो कॉम्पिटेंसी है ये कैंडिडेट के लिए बहुत काउंट करती है कि वो कितना अच्छा इस पेपर में करता है और वही आगे जा कर के उसकी मेरिट को बढ़ाता है। तो वाक्य संश्लेषण का अर्थ होता है वाक्यों को जोड़ना। आज है एनडीए इंग्लिश सिंथेसिस एमसीक्यू पैटर्न। इसको आप सीडीएस में मान के चलो, सीडीएस एनडीए इंग्लिश सिंथेसिस एमसीक्यू पैटर्न। डायरेक्शन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द बेस्ट कंबाइंड सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब वो कहता है कि आपके 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उन 2 सेंटेंसों को जोड़ करके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो जो बेस्ट कंबाइंड सेंटेंस है वो इसका सही आंसर होगा। आपको आंसर देना है, इन चारों में से एक सेंटेंस को आपको बताना है कि ये कंबाइंड पैटर्न जो है या ये जो कंबाइंड कर रखा है ये द बेस्ट है। आप ऐसे समझो, नंबर 1 सेंटेंस नंबर 1 देखिए, एक सेंटेंस आपको ऐसे दे रखा है, क्या दिया है? ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक। वो बहुत थका हुआ था। ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक। वो बहुत थका हुआ था, वह चल नहीं सकता था। ये 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस है ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था। दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है और एक सेंटेंस यानी इसको जोड़ करके कंबाइन करके जो सेंटेंस बनेगा उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो उसका आंसर होगा। नंबर ए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही कुड नॉट वॉक। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही कुड नॉट वॉक। ये 4 दिए हैं। अब आप अनुमान तो लगाओगे नहीं बिल्कुल भी, आप रूल पर जाओगे कि ये क्या दिया है, ही वॉज वेरी टायर्ड। वेरी का मतलब होता है अत्यधिक, टू मच। ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था। देखिए इसके 2 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। एक तो बन सकता है सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। जब यहाँ पर वेरी दिया होता है, अत्यधिक दिया होता है, तो हम उसको टू में चेंज करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ आपको। ही वॉज टू टायर्ड, और जब पहले वाले में टू आ जाता है तो सेकंड वाले में इन्फिनेटिव आता है टू वॉक, बस। तो क्या बनना चाहिए? ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, ये बनना चाहिए। वो चलने के लिए अत्यधिक थका हुआ था। लेकिन ये वाला ऑप्शन यहाँ कहीं नहीं दे रखा है। इसका मतलब है ये सेंटेंस को उन्होंने सिंपल सेंटेंस नहीं बनाया है। अब दूसरा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा रूल देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जब यहाँ वेरी होता है, अत्यधिक होता है, और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ही कुड नॉट वॉक, तो हम क्या करते हैं, इस वेरी को बदलते हैं सो में। किस में बदलते हैं? सो में। वह इतना थका हुआ था, ही वॉज सो टायर्ड। और जब सो पहले में आता है या सच पहले में आता है तो बाद में डैड लगता है। ही वॉज सो टायर्ड प्रिंसिपल क्लॉज, और अब अगली क्लॉज जो है डैड से शुरू होगी। ये नियम है,
अगली क्लॉज किससे शुरू होगी? डैट से शुरू होगी। ये रूल है इसका। क्या है रूल? ही वॉज, क्या आएगा? सो टायर्ड की जगह में क्या, अब क्या आएगा? ही वॉज वेरी टायर्ड में ही वॉज सो टायर्ड, फिर क्या लगेगा? डैट ही कुड नॉट वॉक। अब ये सेंटेंस ए में आ रहा है, आगे देखिए कहीं पर नहीं है। टू टायर्ड है तो यहाँ डैड लगा दिया उसने, ये गलत हो गया। ही वॉज वेरी टायर्ड है तो बर्ड लगा दिया। ही वॉज टायर्ड बिकॉज लगा दिया। तो पहला जो ऑप्शन है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया? क्या है इसका आंसर? ए। इसका आंसर क्या आया? ए। तो आपने कहा कौन है सही? ये सही है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। नियम क्या था? नियम बताइए कैसे सही हो गया वो? आपने कहा कि जब यहाँ पर वेरी टायर्ड दिया होता है, अत्यधिक, टू मच, तो ऐसी स्थिति में हम इसको सिंपल सेंटेंस अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे? TOO, TOO, और जब TOO यहाँ लगता है तो पीछे उसके इन्फिनिटिव आता है और वो वाकई सिंपल बनता है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, ये है। वॉक में इन्फिनिटिव बनेगा तो टू लगेगा केवल। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, या तो ऐसा होना चाहिए। और उसके मायने क्या होते हैं? उसके मायने ये होते हैं कि वो इतना थका हुआ था कि चल नहीं सकता था, और सिंपल में उसका मतलब हुआ कि वो चलने के लिए अत्यधिक थका हुआ था। तो अगर दूसरा तरीका है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वेरी को बदलते हैं सो में, और उसके बाद अगला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किससे शुरू होता है? डैट से। ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो पहले में हमने सो लगाया, दूसरे में डैट लगाया। ये नियम है। कहीं पर सो की जगह में सच भी आता है। वो इतनी धीमी बोलती है कि मैं सुन नहीं सकता। सी स्पीक्स सो लो दैट आई कैन नॉट हियर ऑफ हर। तो क्या कहा? सो या सच, और यहाँ फिर भी डैट लगेगा। तो यहाँ पर सो लगाया, यहाँ डैट लगाया, तो इसलिए नंबर 1 सही है और ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 2, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत की, वह फेल हो गया। भाई जो कठिन मेहनत करता है वो फेल नहीं होता है। विरोधाभासी बातें हैं। क्या है बातें? विरोधाभासी। तो ये जो विरोधाभासी बातें होती हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज बनता है, जिसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। किससे बनता है वो? दो और दो, इससे बनता है। इसके आंसर क्या ऑप्शन दे रखे हैं, इसको देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ड। भाई जब कठिन मेहनत किया इसलिए वो फेल हुआ, ये तो वैसे भी उल्टा ही हो गया, गलत कह रहा हो। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यदि भी उसने कठिन मेहनत की वह फेल हो गया। फिर देखो सी में, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत की क्योंकि वो फेल हो गया, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। ही वर्कड हार्ड एंड ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत की और वो फेल हो गया। ये भी कठिन, ये भी क्या है? जब काम किया तो भाई एंड से तो एक जैसे काम को जोड़ते हैं ना, ये तो विरोधाभासी बातें हैं तो इनको नहीं जोड़ते हैं। ऐसे को जोड़ना होता तो बट से जोड़ सकते थे आप, स्टिल से जोड़ सकते थे, येट से जोड़ सकते थे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ही वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत किया और फेल हो गया। दो विरोधाभासी जब बातें होती हैं तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट से बनता है। विरोधाभासी बातें, उसमें कंजक्शन क्या लगता है? दो या ऑल्दो, दो या ऑल्दो। यद्यपि, अब ऐसा सेंटेंस यहाँ पर है बी में, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, ही फेल, तो भी वह फेल हो गया। हिंदी में बोलते हैं हम तो भी, और यहाँ केवल कॉमा रखते हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल क्लॉज ही फेल्ड है। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, दो ही वर्कड हार्ड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो इसका बी सही है। कैसे अंदाज लगाया? विरोधाभासी जब बातें होती हैं तो क्या होता है? वह दो से शुरू होता है या ऑल दो से शुरू होता है, मतलब कहीं पर दो या ऑल दो आएगा। तो यहाँ पर आया हुआ है दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यद्यपि उसने कठिन मेहनत की तो भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पर सही बैठा है, तो हम क्या करेंगे? इसको सही मानेंगे और हम कहेंगे इसका उत्तर क्या है? सही बी है। ठीक है।
अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ऐसे वाक्य जो हैं, ये तो आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब मैं आपको एक काम और करता हूँ, ऐसे वाक्य में हो सकता था ये नहीं आया होता, कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, तो ये क्या बन सकता है, कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। विरोधाभासी बातें एडवर्जेटिव कंजक्शन से जुड़ेंगी, वहाँ दोनों क्लॉज समान होती है, वहाँ पर, यहाँ निर्भर हो रही है, वहाँ निर्भर नहीं रहती है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड, 3 शब्द हैं, बट, येट, स्टिल। अगर ये नहीं होता तो आप कहते साहब वो आया होता, बट, स्टिल या येट, तो वहाँ पर वो वाक्य सही हो जाता। वो क्या बनाता, कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या बना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये बी हो गया। चलिए नंबर 3 में आते हैं। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, अत्यधिक गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता। देखो वेरी शब्द आया, वेरी का मतलब होता है अत्यधिक गर्म है ना, अत्यधिक, ये ध्यान रखना, मैं इसको नहीं पी सकता हूँ। दूसरा वाक्य नेगेटिव में है। अब इसके आंसर देखो, ए, द टी इज़ सो हॉट टू ड्रिंक, चाय जो है इतनी गर्म है पीने के लिए, इतनी गर्म है। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए अत्यधिक गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय बहुत गर्म है कि मैं इसको नहीं पी सकता। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, बिकॉज आई कैन नॉट ड्रिंक इट, क्योंकि मैं इसको नहीं पी सकता। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी, इसमें से एक विकल्प सही है। बताओ कौन सा विकल्प सही है। ये एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम में आता है। वहाँ पर ऐसे हम जैसे पढ़ा रहे थे आपको, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, है ना, और वहाँ पर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज पढ़ा रहे थे। हैं तो ये भी वही क्लॉजेस से बन रही हैं, लेकिन ये बहुत, हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे थे, और यहाँ उसका जो सारांश है वो इस ढंग से आता है। जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा तब आप बेझिझक क्या करोगे, अनमिस्टेकेबली आप कहोगे दिस इज़ द राइट आंसर, आप उसको बता दोगे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो द टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैंने कहा था जब वेरी शब्द आता है नियम पर जाओ आप, इसका मतलब अत्यधिक होता है। तो इसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो ये सिंपल सेंटेंस बनता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो क्या बनता है, या तो ये होना चाहिए भाई इतना गर्म है चाय कि मैं इसको पी नहीं सकता। द टी इज़ सो हॉट डैट, अब सो या सच के साथ डैट आता है, जो क्लॉज आएगी आपकी सबऑर्डिनेट वो डैट से शुरू होगी। अब यहाँ पर डैट से शुरू होने वाली क्लॉज जो है लेकिन यहाँ सो नहीं है, डैट से शुरू होने वाली क्लॉज और कोई नहीं, ये शब्द था तो यहाँ सो नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। अब आते हैं हम किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब उस हिसाब से क्या होगा, भेरी का मतलब टू में बदलेगा, TOO टू, जिसका मतलब होता है अत्यधिक। और जब हम पहले में टू लिखते हैं तो उसके बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव, टू गो, टू कम, टू रीड, टू ड्रिंक, टू टेक। ये सेकंड में देखो, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, पहले में टू आया है उसके बाद फिर इन्फिनिटिव आया है। इसका अर्थ होता है चाय पीने के लिए अत्यधिक गर्म है। ये सिंपल सेंटेंस है। इसी का क्या बनेगा अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इसको ट्रांसफॉर्म करो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, द टी इज़ सो हॉट डैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ये होता है कॉम्प्लेक्स। जब इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहूँगा द टी इज़ सो हॉट हो जाएगा, डैट फिर क्या क्लॉज लगा रहे हो आप, अरे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, डैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो ये यहाँ पर ऐसा था नहीं, तो इसलिए आप इसको ही मानो, क्योंकि वो एक ही सही उत्तर देगा, वो सही उत्तर ये है। इसके 2 सही उत्तर हो सकते थे, दूसरा देगा नहीं। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे होता था वो, द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो ये ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो आप कहोगे साहब ये सही है, इसका ये सही है। और कौन सा है इसका क्रम, बी, ये राइट आंसर है। आया समझ में कुछ आपको।
अनुमान नहीं लगाना है। अनुमान लगाने से अच्छा है कि क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव के अलावा बच्चे का उस पर जो है एक इंटरव्यू में या बाद में, और ये कहिए कि एक प्रकार से वो एक नेगेटिव अप्रोच भी होती है, वो पर्सनालिटी को भी प्रोवाइड करती है। नंबर नेक्स्ट 4th, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। उसने कार्य फिनिश किया, वो घर गया। 2 काम हो रहे हैं देखो, एक तो काम को फिनिश करना, और जब ये फिनिश हुआ उसके बाद वो घर गया है, ही वेंट होम। इस चौथे वाले के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनको जोड़ना है आपने, एक सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस का मतलब चाहे सिंपल सेंटेंस बनाओ, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाओ, चाहे कंपाउंड बनाओ। चलो आपको तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी है। फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, काम ख़त्म करते ही वह घर चला गया। काम ख़त्म करते करते वह घर चला गया, ऐसा होता नहीं है ना। थोड़ा रुकता है, सामान पैक करता है, परमिशन लेता है, तब घर जाता है। गैप है बीच में। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, काम समाप्त करने के उपरांत वह घर गया। फिनिश्ड हिज वर्क, समाप्त किया हुआ कार्य, ही वेंट होम, वह घर गया। ये वाक्य वैसे भी नहीं बनना सही। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, एंड वेंट होम आफ्टर, उसके बाद आफ्टर लिखा है, वह घर गया। अब ये काम में क्या होता है देखो, जब 2 काम हो रहे होते हैं और एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, बीच में गैप होता है, तो उसमें आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। नियम याद करो आप, क्या आता है उसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल। और जैसे यहाँ पर था ये फिनिशिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ये कहाँ पर आता है, जहाँ पर तुरंत एक्शन होता है, दूसरा काम तुरंत शुरू होता है। जैसे आई सॉ ए स्नेक आई जम्प्ड ऑफ, आई सॉ ए लेपर्ड आई रैन अवे। बिल्कुल टाइम नहीं लिया हमने सोचने का भी, ज्यों ही लेपर्ड को देखा त्यों ही भाग गए, ज्यों ही सांप देखा त्यों ही मैं उछल पड़ा। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सांप देखते ही मैं उछल गया, लेपर्ड देखते ही मैं भाग गया, ये आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिनिशिंग, सीइंग, वॉचिंग। अब यह है दूसरा जो मैं नियम बता रहा हूँ, वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड। क्या मतलब है हैविंग फिनिश्ड, काम समाप्त करने के उपरांत, गैप है बीच में, सामान कार्य समाप्त किया, अपना सामान पैक किया, सामान व्यवस्थित किया, परमिशन ली और फिर मैं घर को चला गया। थोड़ा सा गैप तो है ही बीच में, कोई ना कोई इनमें से एक स्टेप तो आप करोगे ही फॉलो। तो क्या कहोगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अपना काम समाप्त करने के उपरांत वह घर गया। तो कौन सा सही लग रहा है आपको, बी, ये बी सही है। तो इसका आंसर आता है बी। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम 2 काम, एक काम समाप्त होने के बाद तब दूसरा काम शुरू हो रहा है, बीच में गैप है, तो हम उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है, हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। हैविंग गॉन, हैविंग रिटन ए लेटर, आई पोस्टेड इट इन द पोस्ट ऑफिस। पत्र लिखने के उपरांत मैंने पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस से उसको पोस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, हैविंग रिटन, हैविंग डन। समझ लो मेरी बात को। तो ये ऐसे यहाँ पर आया है हैविंग फिनिश्ड, समाप्त करने के उपरांत अपना कार्य, ही वेंट होम, घर गया। ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल से बना है। अब आइए 5th में, आई मेट ए मैन, मुझे एक आदमी मिला। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु था। 2 सेंटेंस दे रखे हैं, इनको मिला करके एक सेंटेंस बनाओ और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। जो सही ऑप्शन है उसको छांटो, उस पर राइट लगाओ। आई मेट ए मैन विच वॉज वेरी काइंड, विच, मुझे एक आदमी मिला जो बहुत दयालु था। विच किसके लिए आता है, वस्तु के लिए, बेजानदार चीज़ के लिए। आपको क्या मिला है, मैन के पीछे विच आ रहा है, तो मैन के पीछे विच तो आ ही नहीं सकता है। विच किसके पीछे आता, इनएनिमेट थिंग के लिए, जैसे बुक, पेन, हाउस,
जिसमें प्राण नहीं होता है उसके पीछे विच आता है। जो लेकिन ये तो प्राणी है, आई मेट ए मैन, मुझे मैन मिला, मैन तो प्राणी है, उसमें प्राण है, तो उसके पीछे विच नहीं आ सकता, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। आई मेट ए मैन हु वॉज वेरी काइंड, मुझे एक आदमी मिला जो बहुत दयालु था। देखो रिलेटिव क्लॉज आ रही है जिसको हम एडजेक्टिव क्लॉज समझाते हैं आपको। मैन के पीछे विच, हु, हुज, हुम यही आएंगे। जितने भी कंजक्शन दे रखे हैं सब सही हैं, क्लियर हो गया। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में विच, हु, हुज, हुम आते हैं, ये मैं मानता हूँ एडजेक्टिव क्लॉज में। वो आगे वाला उसके पीछे आते हैं जिसकी विशेषता बता रहे हों, जिसको डिफाइन कर रहे हों, जिसको मॉडिफाई कर रहे हों, जिसको हाईलाइट कर रहे हों, उसके पीछे आता है। अब यहाँ मैन के पीछे तो आए हैं सब, लेकिन मैन एक प्राणी है। हमने कहा साहब विच तो वस्तु के पीछे आता है, इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ देखो होम, जिसको ये कह रहा है आई मेट ए मैन, तो ये भी नहीं बनना है। आई मेट ए मैन हुज, जिसका पॉजिटिव केस है, ये तो हुज प्राणी के लिए भी आता है, बेजानदार के लिए भी। हु वॉज वेरी काइंड, ये देखिए आई मेट ए मैन, मुझे एक आदमी मिला जो बहुत दयालु था। ये हु कौन है, किसकी विशेषता बता रहा, मैन की। वो आदमी बड़ा दयालु था, तो इसलिए हु शब्द जो है मैन प्राणी के पीछे आता है जब वो उसके बारे में बात करता है। तो आई मेट ए मैन हु वॉज वेरी काइंड, ये सही है। आई मेट ए मैन हु वॉज वेरी काइंड, प्राणी के पीछे हु आएगा और वस्तु के पीछे विच आएगा। ये वस्तु नहीं है, मैन क्या है, मैन क्या है, प्राणी है, इसके पीछे हु आएगा। अब नेक्स्ट, यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करनी है। यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करनी है। यू विल मिस द ट्रेन, आप रेलगाड़ी मिस कर दोगे। आपको जल्दी करनी है, यू विल मिस द ट्रेन, आप रेलगाड़ी मिस कर दोगे। नंबर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इन दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनना है। यू मस्ट हरी एंड यू विल मिस द ट्रेन, आपको जल्दी करनी है और तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। भाई एक जैसी बात नहीं है, ये उल्टी बात है, ये विकल्प है यहाँ पर, तो इसलिए एंड जो है आपको जमा नहीं। यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, आपको जल्दी करनी है अन्यथा आपकी गाड़ी मिस हो जाएगी या आप अपनी गाड़ी को मिस कर दोगे, विकल्प है। कंपाउंड सेंटेंस है ये। कंपाउंड सेंटेंस में जब एक जैसी बातें होती हैं तो एंड से जोड़ते हैं, और जब विरोधाभासी बातें होती हैं तो बट, यट, स्टिल से जोड़ते हैं, और जब विकल्प होता है या तो वहाँ पर हम और से या अदरवाइज से जोड़ते हैं, और जब इसी ढंग से जब कोई एक पहले वाक्य का काम दूसरे में प्रभाव डालता है तो शो से जोड़ते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। यू मस्ट हरी बिकॉज यू विल मिस द ट्रेन, कोई तालमेल नहीं है, आपको जल्दी करनी है क्योंकि आप अपनी गाड़ी मिस कर दोगे। यू मस्ट हरी बट यू विल मिस द ट्रेन, आपको जल्दी करनी है लेकिन आप अपनी गाड़ी मिस करोगे, ये भी तालमेल नहीं बैठा है। क्या बैठा भी सही, यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करो, तुरंत करो, और अन्यथा या आपकी गाड़ी मिस हो जाएगी, विकल्प है, या तो जल्दी करो भाई या तो गाड़ी छूट जाएगी। तो ये जब विकल्प होता है और आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज आता है, यहाँ पर और आया है तो ये सही है, ये बी वाला सही है और बी वाला विकल्प को आप राइट करोगे। तो ये था आज जो मैंने आपको एनडीए और सीडीएस के पेपर का पैटर्न एमसीक्यू फॉर्म में आता है उसका एक नमूना दिया। लेकिन इससे भी पहले ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं होता। आप जो भी आंसर दे रहे हो उसके पीछे आपको उसका एक रूल पता होना चाहिए, और वो रूल इसीलिए हम एक चैप्टर में सिंथेसिस में 1 महीने का समय लग जा रहा है। तो मैंने आपको पहले सिंपल सेंटेंस, फिर मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, फिर कंपाउंड में जाऊंगा। आज मैंने बीच में आपको एमसीक्यू पैटर्न में एनडीए और सीडीएस इंग्लिश में सिंथेसिस का जो पेपर आता है उसका एक पैटर्न दिया है। और इसके साथ ही आज का मतलब मैं चाहूँगा कि आप
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो विशेषकर एनडीए के एस्पायरेंट्स से मैं अपेक्षा करूँगा कि वो इसमें अपनी राय ज़रूर लिखें। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।